शेखर एक सम्मानित और देश विदेश में काफी प्रसिद्ध राजकीय पत्रकार थे। देश की राजकीय घटना पर उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती थी। वो तास तौर पर देश की सुरक्षा संबंधित घटनाओं पर लेख लिखते थे। देश की सुरक्षा सेवाओं से जुड़े हुए लोगों में उनका काफी उठना बैठना होता था। उन दिनों शेखर करीब 35 साल के थे और उनकी पत्नी राधिका करीब 31 की होगी। शेखर और उनकी पत्नी राधिका उनकी एक संतान के साथ एक आर्मी हाउसिंग कॉलोनी में किराए के मकान में रहने के लिए आए थे। उनका अपना घर नजदीक की कॉलोनी में ही निर्माणरत था। शेखर की बीबी राधिका करीब 31 की होते हुए भी 25 साल की ही दिखती थी। खान पान पर कड़ा नियंत्रण और नियमित व्यायाम और योग के कारण उसने अपना आकार एकदम फिट रखा था। राधिका का चेहरा वयस्क लगता ही नहीं था। व्यवहार और विचार में आधुनिक होते हुए भी राधिका के मन पर कौटुंबिक परंपरा का काफी प्रभाव था। कई बार जब चास प्रसंग पर वो राजस्थानी लिबास में सुसज्जित होकर निकलती थी तो उसकी रूप देखकर कई दिल टूट जाते थे। राजस्थानी चुनरी, चोली और घाघरे में वो ऐसे जंचती थी कि दूसरों की तो बात ही क्या, स्त्रियां भी राधिका को ताकने से बाज ना आती थी। राधिका को ऐसे सजने पर कई मर्दों की आंखें चमक जाती थी। राधिका का खानदान पराक्रमी परंपरा से प्रभावित था। कहते हैं कि हल्दी घाटी की लड़ाई में राधिका के दादा परदादा हंसते हंसते लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उधर राधिका के पिता भी कुछ ऐसी ही भावना रखते थे और अपनी बेटी को कई बार पराक्रमी शान की कहानियां सुनाते थे। उनका कहना था कि असली राजा एहसान करने वाले पर अपना तन और मन कुर्बान कर देता है, पर अपने शत्रु को वो बख्शता नहीं है। उन्होंने 2 बड़ी लड़ाइयां लड़ी और घायल भी हुए, पर उन्हें एक अफसोस रहा कि वो रिटायर होने से पहले अपनी जान कोई भी लड़ाई में देश के लिए बलिदान नहीं कर पाए। उस कॉलोनी के ब्लॉक में उनके आते ही शेखर की बीबी राधिका के आशिकों की जैसे झड़ी लग गई थी। दूध वाले से लेकर अखबार वाला, सब्जी वाले से लेकर हमारी कॉलोनी के जवान बूले बच्चे सब उसके दीवाने थे। कॉलेज में राधिका एक अच्छी खासी खिलाड़ी थी। वो लंबी कूद, दौड़ इत्यादि खेल प्रतियोगिता में अव्वल रहती थी। इसके कारण उसका बदन गठिला और फिट था। उन दिनों भी वो हर सुबह छत पर व्यायाम करती रहती थी। जब वो व्यायाम करती थी तो कई बार उनके सामने रहते एक आर्मी अफसर कर्नल राधिका को चोरी चोरी ताकते हुए राधिक के पति शेखर ने देख लिया था। हालांकि शेखर को कर्नल से मिलने का मौका नहीं मिला था। शेखर ने कर्नल साहब की तस्वीर अखबारों में देखी थी और उनके बारे में काफी पढ़ा था। कर्नल साहब जैसे सुप्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति को अपनी बीबी को ताकते हुए देखकर शेखर मन ही मन मुस्कुरा देता था। कर्नल साहब के घर की एक खिड़की से शेखर के घर की छत साफ दिखती थी। चूंकि मर्द लोग हमेशा राधिका को घूरते रहते थे तो शेखर हमेशा अपनी बीबी राधिका से चुटकी लेता रहता था। उसे छेड़ता रहता था कि कहीं वो किसी छैल छबीले के चक्कर में फंस ना जाए। राधिका भी अपने पति शेखर को ये कहकर शरारत से हंसकर उलाहना देती रहती कि अरे शेखर, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि दूसरे लोग तुम्हारी बीबी से ताक झांक करते हैं तो तुम अपनी बीबी को या ताक झांक करने वालों को रोकते क्यों नहीं? यदि कहीं किसी छैल छबीले ने तुम्हारी बीबी को फांस लिया तो फिर तुम तो हाथ मलते ही रह जाओगे। फिर मुझे ये ना कहना कि अरे ये क्या हो गया, जिसकी बीबी खूबसूरत होना तो उस पर नजर रखनी चाहिए। ऐसे ही उनकी नोक झोंक चलती रहती थी। शेखर राधिका की बातों को हंसकर टाल देता था। उसे शेखर से कोई शिकायत नहीं थी। उसे अपनी बीबी पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था। शेखर और राधिका एक ही कॉलेज में पढ़े थे। कॉलेज में भी राधिका पर कई लड़के मरते थे। ये बात शेखर भली भांति जानता था, पर कभी राधिका ने उनमें से किसी को भी अपने करीब फटकने नहीं दिया था। बल्कि राधिका से जब कॉलेज में ही शेखर की मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और शादी भी पक्की हो गई, तब भी दोनों को आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं देती थी। राधिका एक प्राथमिक कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षक की नौकरी करती थी और वहां भी कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर सब उसके दीवाने थे। वैसे तो शेखर की प्यारी बीबी राधिका काफी शर्मीली थी, पर समय गुजरते उनकी प्यार कुछ ठंडी पड़ने लगी, क्योंकि राधिका कॉलेज में और घर के कामों में व्यस्त रहने लगी और शेखर उसके व्यावसायिक कामों में। शेखर और राधिका कई बार बिस्तर में पड़े पड़े उनकी शादी के कुछ सालों तक की दिनों को याद करते रहते थे। सोचते थे कुछ ऐसा हो जाए कि वह दिन फिर आ जाए। उनका कई बार मन करता कि वो कहीं थोड़े दिन के लिए ही सही छुट्टी ले और सब रिश्तेदारी से दूर कहीं जंगलों में, पहाड़ियों में, झरनों के किनारे कुछ दिन गुजारे, जिससे वो उनकी बैटरियां चार्ज कर पाए और अपनी जवानी के दिनों का मजा फिर से उठाने लगे। फिर वही प्यार करें और खूब मौज मनाएं। चूंकि दोनों पति पत्नी मिलनसार स्वभाव के थे,
इसलिए सोचते थे कि अगर कहीं कोई उनके ही समवेज ग्रुप के साथ में जाने का मौका मिले तो और भी मजा आए। राधिका के कॉलेज में छुट्टियां होने के बावजूद शेखर अत्यधिक व्यस्तता के चलते कोई कार्यक्रम बन नहीं पा रहा था। राधिका को मूवीज और घूमने का काफी शौक था, पर यहां भी शेखर गुनहगार ही साबित होता था। इसके कारण राधिका अपने पति से काफी नाराज रहती थी। शेखर को अपनी पत्नी को खुले में छेड़ने में बड़ा मजा आता था। अगर वो कहीं बाहर जाते तो शेखर राधिका को खुले में छेड़ने का मौका नहीं चुकता था। कई बार वो उसे सिनेमा हॉल में या फिर रेस्तोरां में छेड़ता रहता था। राधिका भी कई बार नाराज होती तो कई बार उसका साथ देती। नए घर में आने के कुछ ही दिनों में राधिका को करीब पड़ोस की सब महिलाएं भी जानने लगी, क्योंकि एक तो वो एकदम सरल और मधुर स्वभाव की थी, दूसरे उसे किसी से भी जान पहचान करने में समय नहीं लगता था। सब्जी लेते हुए आते जाते पड़ोसियों के साथ वो आसानी से हेलो हाय से शुरू कर कई बार अच्छी खासी बातें कर लेती थी। घर में शेखर जब अपने कमरे में बैठकर कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा होता था तो अक्सर उसे खिड़की में से सामने के फ्लैट में रहने वाले कर्नल साहब और उनकी पत्नी दिखाई देते थे। उनकी एक बेटी थोड़ी बड़ी थी और उन दिनों कॉलेज आया करती थी। कर्नल साहब और शेखर की पहली बार जान पहचान कुछ अजीबो गरीब तरीके से हुई। एक दिन शेखर कुछ जल्दी में घर आया तो उसने अपनी कार कर्नल साहब के गैराज के सामने खड़ी कर दी थी। शायद शेखर को जल्दी टॉयलेट जाना था। घर में आने के बाद वो भूल गया कि उसे अपनी गाड़ी हटानी चाहिए थी। अचानक शेखर के घर के दरवाजे की घंटी बजी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो कर्नल साहब को बड़े ही गुस्से में पाया। आते ही वो शेखर को देखकर गरज पड़े, श्रीमान, आप अपनी कार को ठीक तरह से क्यों नहीं पार कर सकते? शेखर ने उनको बड़े सम्मान से बैठने के लिए कहा तो बोल पड़े, मुझे बैठना नहीं है। आपको समझना चाहिए कि कई बार कोई जल्दी में होता है तो कितनी दिक्कत होती है। आगे वो कुछ बोलने वाले ही थे कि शेखर की पत्नी राधिका, जो कुछ ही समय पहले बाथरूम से निकली ही थी, चाय बनाकर रसोई से चाय का प्याला लेकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। राधिका के बाल घने, गीले और बिखरे हुए थे और उनको राधिका ने तौलिए में ढककर लपेट रखा था। राधिका का चेहरे की लालिमा देखते ही बनती थी। राधिका को इस हाल में देखते ही कर्नल साहब की बोलती बंद हो गई। राधिका ने आगे बढ़कर कर्नल साहब के सामने ही झुककर मेज पर जैसे ही चाय का कप रखा तो शेखर ने देखा कि कर्नल साहब की आंखें राधिका टिक गई। राधिका ने चाय का कप रखकर बड़े ही सम्मान से कर्नल साहब को नमस्ते किया और बोली, आप श्रेया जी के हस्बैंड है ना? बहुत अच्छी है श्रेया जी। राधिका की मीठी आवाज सुनते ही कर्नल साहब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो कुछ बोल नहीं पाए। तब राधिका ने कहा, सर, आप कुछ कह रहे थे ना? कर्नल का गुस्सा सरिता की सूरत और शब्दों को सुनकर हवा हो गया था। वो झिझकते हुए बड़बड़ाने लगे, नहीं, कोई ताज बात नहीं। हमें कहीं जाना था तो मैं शेखर की और इशारा करते हुए बोले, श्रीमान से आपकी गाड़ी की चाबी मांगने आया था। आपकी गाड़ी थोड़ी हटानी थी। राधिका समझ गई कि जरूर उसके पति ने कार को कर्नल साहब की कार के सामने पार कर दिया होगा। वो एकदम से हंस दी और बोली, साहब, मेरे पति की ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूं। वो है ही ऐसे, उन्हें अपने काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। व्यावहारिक वस्तुओं का तो उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं रहता। हड़बड़ाहट में शायद उन्होंने अपनी कार आपकी कार के सामने रख दी होगी। आप प्लीज बैठिए और चाय पीजिए। फिर राधिका ने मेरी ओर घूमकर मुझे उल्हाना देते हुए कहा, आपको ध्यान रखना चाहिए, जाइए और अपनी कार हटाइए। फिर कर्नल साहब की और मीठी नजर से देखते हुए बोली, माफ कीजिए, आगे से ये ध्यान रखेंगे, पर आप प्लीज चाय पीजिए और मेज पर रखे कुछ नाश्ते की चीजों की और इशारा करते हुए बोली, और कुछ लीजिए ना प्लीज। शेखर हड़बड़ाहट में ही उठे और अपनी कार की चाबी लेकर भागकर अपनी कार हटाने के लिए सीढ़ियों की और नीचे उतरने के लिए भागे। राधिका ठीक कर्नल साहब के सामने एक कुर्सी खिसकाकर थोड़ा सा कर्नल साहब की और झुककर बैठ गई और उन्हें अपनी और ताकते हुए देखकर थोड़ी शर्माई। शायद राधिका कहना चाह रही थी कि सर आप क्या देख रहे हैं, पर झिझकती हुई बोली, सर, आप क्या सोच रहे हैं? चाय पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। राधिका को पता नहीं था उसे कर्नल साहब के ठीक सामने उस हाल में बैठा हुआ देखकर कर्नल साहब कितने बेचैन हो रहे थे। लेकिन राधिका का उल्हाना सुनकर कर्नल साहब ने अपनी नजर राधिका के ऊपर से हटाई और कमरे के चारों ओर देखने लगे। क्या बोले वो समझ नहीं आया तो वो थोड़ी सी खिसियानी शक्ल बनाकर बोले, राधिका जी, आपका घर आपने बड़ी ही सुंदर तरीके से सजाया है। लगता है आप भी श्रेया की तरह ही सफाई पसंद है। कर्नल साहब की बात सुनकर राधिका हंस पड़ी और बोली, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ा घर ठीक ठाक रखना मुझे अच्छा लगता है। पर भला श्रेया जी तो बड़ी ही होनहार है।
उनसे बातें करते हैं तो वक्त कहाँ चल जाता है पता ही नहीं लगता। हम जब कल मार्केट में मिले थे तो श्रेया जी कह रही थी एल, और फिर राधिका की जबान पे लगाम शुरू हो गई और कर्नल साहब उसकी हाँ में हाँ मिलाते बिना रोक टोक किए सुनते ही गए। वो भूल गए कि उनको कहीं जाना था और उनकी पत्नी नीचे कार के पास उनका इंतजार कर रही थी। जाहिर है उनको राधिका की बातों में कोई ताज दिलचस्पी नहीं थी, पर बात करते करते राधिका के हाथों की मुद्राएं, बार बार राधिका की गालों पर लटक जाती जुल्फ को हटाने की प्यारी कवायद, आंखों को मटकाने का तरीका। जब शेखर अपनी कार हटाकर वापस आए तो कर्नल साहब की तंद्रा टूटी और राधिका की जबान रुकी। शेखर ने देखा कि राधिका ने कर्नल साहब को अपनी चबड़ चबड़ में फांस लिया था तो वो बोले, अरे राधिका, कर्नल साहब जल्दी में है, उनको कहीं जाना है। फिर कर्नल साहब की और मुड़कर शेखर ने कहा, माफ कीजिए। राधिका जैसे ही कोई उसकी बातों में थोड़ी सी भी दिलचस्पी दिखाता है तो शुरू हो जाती है और फिर रुकने का नाम नहीं लेती। लगता है उसने आपको बहुत बोर कर दिया। कर्नल साहब अब एकदम बदल चुके थे। उन्होंने चाय का कप उठाया और बोले, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, कोई जल्दी नहीं है। शेखर की और अपना एक हाथ आगे करते हुए बोले, मैं कर्नल धर्मवीर सिंह हूं। फिर वो राधिका की और घूम कर बोले, और हाँ, श्रेया मेरी पत्नी है, वो आपकी बड़ी तारीफ कर रही थी। शेखर ने भी अपना हाथ आगे कर अपना परिचय देते हुए कहा, मैं शेखर वर्मा हूं, मैं एक साधारण सा पत्रकार हूं, आप मुझे शेखर कहकर ही बुलाइए। और ये मेरी पत्नी राधिका है, जिनके बारे में तो आप जान ही चुके हैं। शेखर ने हल्के कटाक्ष के अंदाज से कहा। जैसे ही शेखर ने अपनी पहचान दी तो कर्नल साहब उछल पड़े और बोले, अरे भाई साहब, क्या आप वही श्रीमान शेखर वर्मा हैं जिनकी कलम से हमारी मिनिस्ट्री भी डरती है? शेखर ने कर्नल साहब का नाम एक सुप्रतिष्ठित और अति सम्मानित आर्मी अफसर के रूप में सुन रखा था। तो शेखर ने हंसकर कर्नल साहब से कहा, कर्नल साहब आप क्या बात कर रहे हैं? आप भी कोई कम है क्या? मैं समझता हूं आप जैसा शायद ही कोई सम्मानित आर्मी अफसर होगा। आप हमारे देश के गौरव है। और जहां तक मेरी बात है तो आप देख रहे हैं मेरी बीबी मुझे कैसे डांट रही है। अरे भाई, मेरी बीबी भी मुझसे डरती नहीं है, मिनिस्ट्री तो बहुत दूर की बात है। शेखर की बात सुनकर सब जोर से हंस पड़े। चाय पीते ही मन न करते हुए भी कर्नल साहब उठ खड़े हुए और बोले, आप दोनों प्लीज हमारे घर जरूर आइए, श्रेया को और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। कर्नल साहब बाहर से कठोर पर अंदर से काफी मुलायम और संवेदनशील मिजाज के थे। ये बात को नकारा नहीं जा सकता कि राधिका को देखते ही कर्नल साहब उसकी ओर आकर्षित हुए थे। राधिका का व्यक्तित्व था ही कुछ ऐसा, ऊपर से कर्नल साहब का रंगीन मिजाज। राधिका के खूबसूरती के अलावा उसकी सादगी और मिठास कर्नल साहब के दिल को छू गई थी। अपने कार्यकाल में उनकी जान पहचान कई अति खूबसूरत स्त्रियों से हुई थी। आर्मी अफसर की पत्नियां, बेटियां, उनके रिश्तेदार और कई सामाजिक प्रसंगों में उनके मित्र और साथीदार महिलाओं से उनकी मुलाकात और जान पहचान अक्सर होती थी। कर्नल साहब के अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व, सुदृढ़ शरीर, ऊंचे ओहदे और मीठे स्वभाव के कारण उनको कभी किसी सुंदर और वांछनीय स्त्री के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अक्सर कई बला की सुंदर स्त्रियां पार्टियों में उनको अपने ओर इशारा कर देती थी। धर्मवीर ने शुरुआत के दिनों में शादी से पहले कई युवतियों से रिश्ता था। उनमें से कई तो शादी होने के बाद भी अपने पति से छुपकर कर्नल साहब से मिलने के लिए लालायत रहती थी और मौठा मिलने पर मिलती भी थी। कर्नल साहब के साथ जो स्त्री एक बार मिलती थी उसके लिए कर्नल साहब को भूल जाना नामुमकिन सा होता था। आर्मी परिवार में और खासकर स्त्रियों में चोरी छुपी ये आम अफवाह थी कि एक बार किसी औरत ने अगर धर्मवीर का संग कर लिया तो वो कर्नल साहब के बारे में ही सोचती रहती थी। अगर किसी औरत को कर्नल साहब से बात भी करने का मौका मिल जाए तो ऐसा कम ही होता था कि वो उनकी दीवानी ना हो। कर्नल साहब की बातें सरल और मीठी होती थी। वो महिलाओं के प्रति बड़ी ही शालीनता से पेश आते थे, जिस कारण उनकी बातों में सरलता, मिठास के साथ साथ जोश, उमंग और अपने देश के प्रति मर मिटने की भावना सास प्रतीत होती थी। साथ में शरारत, मशखरापन और हाजिर जवाबी के लिए वो थास जाने जाते थे। सालों पहले की बात है, कर्नल साहब की शादी भी तो ऐसे ही हुई थी। एक समारोह में युवा कर्नल की जब श्रेया से पहली बार मुलाकात हुई तो उनमें ज्यादा बात नहीं हो पाई थी। किसी पारस्परिक दोस्त ने उनका एक दूसरे से परिचय करवाया और बस। पर उनकी आंखें जरूर मिली और आंखें मिलते ही प्यार दोनों ही तरफ से हो गया। कर्नल साहब को श्रेया पहली नजर में ही भा गई थी। श्रेया की आंखों में छिपी चंचलता और शौकपन धर्मवीर के दिल को भेद कर पार गई थी। श्रेया को देखकर उन पर जैसे बिजली ही गिर गई थी।
कई दिन बीत गए पर उन दोनों की दूसरी मुलाकात नहीं हुई। धर्मवीर की नजरें जहां भी आर्मी वालों का समारोह या प्रोग्राम होता था, श्रेया को ढूंढती रहती थी। श्रेया का भी वही हाल था। श्रेया के नाक नक्श, चाल, वेशभूषा, शरीर का आकार और उसका अल्हड़पन ने उन्हें पहली ही मुलाकात में ही विचलित कर दिया। श्रेया ने भी तो धर्मवीर के बारे में काफी सुन रखा था। धर्मवीर से श्रेया की दूसरी बार मुलाकात आर्मी क्लब के एक सांस्कृतिक समारोह के दौरान हुई। दोनों में परस्पर आकर्षण तो था ही। धर्मवीर ने श्रेया के पापा, जो कि एक निवृत्त आर्मी अफसर थे, उनके नीचे काफी समय तक काम किया था। उनके बारे में पूछने के बहाने वो श्रेया के पास पहुंचे। कुछ बातचीत हुई, कुछ और जान पहचान हुई, कुछ शोखिया, कुछ शरारत हुई, नजरों से नजरें मिली और प्यार हो गई। श्रेया धर्मवीर की पहले से ही दीवानी तो थी ही। बीच के कुछ हफ्ते कर्नल को ना मिलने के कारण श्रेया इतनी बेचैन और परेशान हो गई थी कि उस बार श्रेया ने तय किया कि वो हाथ में आए मौके को नहीं गंवाएगी। बिना सोचे समझे ही सारी लाज शर्म को ताक पर रखकर डांस करते हुए वो कर्नल के गले लग गई और बेतकल्लुफ और बेझिझक कर्नल के कानों में बोली, मैं आज रात आपसे मिलना चाहती हूं, क्या आप मुझसे मिलोगे? कर्नल स्तंभित होकर श्रेया की और अचंभे से देखने लगे तो श्रेया ने कहा, मैं नशे में नहीं हूं। मैं आपको कई हफ्तों से देख रही हूं। मैंने आपके बारे में काफी सुना भी है। मेरे पापा आपके बड़े प्रशंसक हैं। आज का मेरा यह फैसला मैंने कोई भावावेश में नहीं लिया है। मैंने तय किया था कि मैं आपसे मिलना है। मैं पिछले कई हफ्तों से आपसे ऐसे ही मौके पर मिलने के लिए तलाश रही। श्रेया की इतनी स्पष्ट और बेबाक ख्वाहिश ने कर्नल को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया। वो श्रेया की इतनी गंभीर बात को ठुकरा ना सके और कर्नल ने वही क्लब में ही एक कमरा बुक किया। पार्टी खत्म होने के बाद श्रेया अपने माता और पिताजी से कुछ बहाना करके सबसे नजरें बचाकर कर्नल के कमरे में चुपचाप चली गई। श्रेया की ऐसी हिम्मत देखकर कर्नल हैरान रह गए। कहानी जारी रहेगी।